उमंग के दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है। अपनी शिशु अवस्था से ये हमारा उमंग का कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है बाल्यावस्था की ओर, और नए नए रत्नों से आपकी मुलाकात हम करवाते जा रहे हैं। देहरादून की कई कवित्रियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मणि जी से आपकी मुलाकात करवाई थी, और आज हमारे बीच में है कुसुम पंत उत्साही। इनका जन्म मोदी नगर गाजियाबाद में हुआ था। एमए इंग्लिश, एमए एजुकेशन, बीएड, क्या देखिए, एजुकेशन पे ही अगर हम अटक जाएं तो यहीं अटक जाएं। सब किस कदर विद्या के धनी लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है। टीईटी में उत्तीर्ण, नर्सिंग में भी उन्होंने डिप्लोमा किया। देखिए कितने वर्सेटाइल हमारे पास लोग आते हैं। उनकी उनकी क्षमताएं देखिए, उनका व्यक्तित्व देखिए किस किस तरह का है। अपोलो इंटरनेशनल स्कूल में पीजीटी इंग्लिश की वो अध्यापिका हैं। अपना कोचिंग सेंटर भी देहरादून में ही वो चला रही हैं। इस समय देहरादून में ही वो कार्यरत है। उनकी प्रकाशित रचनाएं काव्य स्पंदन, दिल्ली, स्नेह बंधन, प्यार की सौगात, भारत माँ की व्यथा, श्रद्धांजलि, हरियाली तीज इत्यादि। यानी कितनी रचनाएं उन्होंने करी हैं। अगर मैं आपको गिनाने लगूं तो शायद मेरा सारा समय इसी में निकल जाएगा, तो उनको तो फिर हम सुन ही नहीं पाएंगे। इन्होंने लेख, कहानी, कविता, नाटिका सभी विधाओं में रचनाएं की। ये एक व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है कि हर विधा में वो लिख सके। हर विधा में पारंगत हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे हीरे हैं जिनको जब देखते हैं तो लगता है कि वाकई में कितना कुछ जीवन में करने के लिए, और कहाँ हम लोग अटक जाते हैं। अपनी रचनाओं के लिए उन्हें काव्य गौरव सम्मान उत्तरांचल से भी सम्मानित किया गया है। कविता की भी कई विधाएं हैं। देखिए हम लोग तो थोड़ी बहुत ही जानते थे, पहले रस छंद पढ़ा करते थे और दोहे, और यही चीजें हमको मालूम थी। अब तो नई नई चीजें आ गई जिनके बारे में हमने भी नहीं सुना है, जिनका आज वो वर्णन हमारे साथ करेंगी। कविता की कई विधाएं हैं, जैसे ताका, हाइकू, वर्ण पिरामिड आदि, उसमें भी वो लिखी है। और ये ऐसी विधाएं हैं जिनको शायद आप भी दर्शक नहीं जानते होंगे। तो हम लोग अब कुसुम पंत उत्साही जी से कहेंगे वो अपना स्वयं परिचय दें। मैं क्या उनका परिचय दूं, बड़ा कठिन कार्य है। तो ओवर टू यू कुसुम जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, और मेरे दर्शकों जो मुझे सुन रहे हैं, और सबसे पहले लेखा जी आपको प्रणाम, जो आपने हमें इस योग्य समझा कि हम आपके कार्यक्रम में आकर के अपने, हम तो क्या कहते हैं कि बिल्कुल अभी अंकुर हैं, अभी तो निकल रहे हैं जमीन से, और सीखने सिखाने की हमेशा प्रक्रिया रही है। मेरा परिचय तो क्या है, परिचय तो ईश देते हैं, है ना, जब उनका दिल का करता है धागा खींच लेते हैं। परिचय क्या दूं मैं अपना, साहित्य बिन जीवन सपना। तो थोड़ा सा मैं 4 लाइन में अपना परिचय देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल। उत्तराखंड की नारी हूँ, देहरादून की बारी हूँ। उत्तराखंड की नारी हूँ, देहरादून की बारी हूँ। उत्तर प्रदेश में जन्मी हूँ, उत्तर प्रदेश में जन्मी हूँ। पहाड़ों पर मैं भारी हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। माता की कुसुम हूँ मैं, पिता की जान प्यारी हूँ। पति के दिल में रहती हूँ, गुरुधाई माँ की शिष्या हूँ। तो यही छोटा सा मेरा परिचय है। और ये तो बड़ा गुरु सुंदर आपने परिचय दिया कि पति की प्यारी हूँ, सबसे बड़े उनके दिल में निवास कर रही है। इसके हाँ लिए जी। आजकल स्त्रियां तरसती हैं। ये आपको बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हुआ है। ये बिल्कुल सौभाग्य है मेरा। मैंने तो मतलब बिल्कुल 20 साल तक मैंने कलम को उठाकर भी नहीं देखा है। जी जी। शादी के बाद, शादी के बाद थोड़ा सा लिखती थी, शादी से पहले थोड़ा सा लिखा करती थी जब युवती थी। अक्सर लड़कियां लिखा करती हैं, लेकिन शादी के बाद जीवन बहुत चेंज हो जाता है। तो वही मेरा भी हुआ। 18-19 साल तक कुछ नहीं लिखा, तो एक दिन मेरी डायरी इन्होंने पढ़ी, तो उन्होंने कहा तुम लिखती क्यों नहीं हो। मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। और इसके पीछे एक मेरे साथ एक लड़की का हाथ भी है, उसका नाम है रीता बिष्ट, दिल्ली की रहने वाली है। उसने मुझे एक समूह से जोड़ा था। तो जब उसके बाद तो हमने कलम उठाई तो लिखते चले गए, जैसा भी आता था लिखते चले गए। और आप सबके आशीर्वाद से आज हम आपके सामने भी हैं।
ये बहुत बहुत साहित्य, ये माँ शारदे का आशीर्वाद है। बिल्कुल जी, बिल्कुल है ना? सही, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो मैं दोहे, हाइकू, पिरामिड, ये सब मैं विधाओं में लिखती हूँ। कभी कभी विधाता छंद, बहुत सारे छंद हैं। सारे छंद तो हम लोग नहीं लिख पाते हैं, लेकिन मेरा दोहा और ये बोलते हैं क्या, हाइकू और चौपाई, इसमें मैं ठीक ठाक लिख पाती हूँ। तो मैं लेकिन हम शार आपसे एक आपका पिरामिड वर्ण का भी एक जरा सा रसास्वादन करना चाहेंगे बाद में, बिल्कुल पहले आप बिल्कुल। अपनी सुना लीजिए, क्योंकि मुझे हम्म, उसका ज्ञान नहीं है, तो मैं जरूर हम्म, उसको जानना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल सुनाऊंगी। जी और हाइकू विधा में भी सुनाऊंगी। सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करते हुए एक दोहा आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। जी। शरद शुचि से शारदे, शरद शुचि से शारदे, दे दो थोड़ा ज्ञान। शरद शुचि से शारदे, दे दो थोड़ा ज्ञान। ज्ञान के चक्षु खोल के, मात करो कल्याण, वाह। मात करो कल्याण। तो सब क्योंकि सब माँ शारदे के बिना तो तो आप चल ही नहीं सकते, चल जब नहीं तक उसका आशीर्वाद नहीं होता बिल्कुल। आप एक वर्ड नहीं लिख सकते हैं। बहुत तो सुंदर, बहुत सही बात तो आपने कही। हम सब पर माँ शारदे का आशीर्वाद बना रहे, हम सब भी हाँ जी, इस लायक बने कि कुछ लिख सके। बिल्कुल नहीं। आप तो इतना अच्छा संचालन करती हैं, आप इतना चैनल चैनल आपने हम जैसे लोगों के लिए लगाया। हम लोग स्टेज पे जाने का मौका भी कहाँ मिलता है ना? नहीं नहीं, रह जाते हैं उन्हीं गलियों में। आज हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें तरह तरह के मंच हमें प्रदान किए जा रहे हैं। बिल्कुल अदरवाइज जो पहले के लोग थे वो तो कितने परेशान रहते थे, है कि नहीं? बिल्कुल उनको बिल्कुल सही कहाँ बात। मंच मिलता था। नहीं, आप मंच तो तो दिया है और थोड़ा बहुत लिखती हूँ मैं भी, लेकिन अभी हाँ तो मैं जी, सिर्फ आप लोगों को सुन रही हूँ और आपसे प्रेरणा ले रही हूँ कि अपनी कलम को और धार दे उसके बढ़ा सकूं। नहीं कोशिश आप भी कर रही सुनाइए। हूँ। नहीं आप नहीं, भी अभी तो सुनाइए। आपका सुनेंगे फिर। हाँ, तो जी आपने मुझे कहा था कि आप किसी साहित्यकार का थोड़ा सा जीवन परिचय मुझे जी जी सुनाए जी, हैं। है ना? बिल्कुल। तो मैंने वो तैयार किया है। कहाँ तक संभव है, क्योंकि इतने बड़े साहित्यकार का हम अपनी जबानी व्याख्यान कहाँ कर पाएंगे, क्योंकि वो तो सागर हैं। तो आज का जो मैं जीवन परिचय लेकर के आई हूँ, जी रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जी जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल। उनका उनका वर्णन करना तो सागर से एक बूंद के, मतलब सागर से पूरे पानी को निकालना हो गया। लेकिन फिर भी मैं संभवतः कोशिश करूंगी कि कुछ मैं दे पाऊं। तो उसके पीछे एक मेरा बड़ा मकसद है कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक हैं वो साहित्य से जुड़े, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल लोग बिल्कुल सही। उनके नाम भी, हमारे कवियों के जो इतने दिग्गज कवि हुए हैं उनके नाम भी वो भूल चुकी हैं, भूल तो चुके इसलिए हैं, मैं भूल चाहती हूँ चुके कि हैं। जी 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 और बिल्कुल। सच मानिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को मैंने इसमें एमए इंग्लिश में मैंने एमए किया था, तो उनकी गीतांजलि हमारे सिलेबस में थी। है ना? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में। और इनका व्यवसाय था लेखक, कवि, और ये बहुत संभ्रांत परिवार के व्यक्ति थे। इनके जो पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर थे और माता शारदा देवी थी। और हो सकता है शारदा देवी का ही आशीर्वाद इनको इतना था कि ये कवि भी थे, नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे और चित्रकार भी थे। और सम्मान में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। जी सभी जानते हैं कि इनकी गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला, जो पहले एशियाई और पहले भारतीय थे जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया। और इनके ये 14 भाई बहनों में सबसे छोटी संतान थी और बहुत लाड चाव से ये पले थे। लेकिन क्योंकि इनके फादर जो हैं इधर उधर जाते रहते थे, पिताजी इनके यात्राओं में ज्यादा रहते थे, तो इसलिए इनका जो लालन पालन है वो नौकरों के द्वारा हुआ। तो इनकी एक बहन थी स्वर्णा देवी, वो भी उपन्यासकार थी। मीन्स इनका कहने का मतलब है कि इनकी जो पूरा जो वातावरण था पूरा साहित्य से जुड़ा था। इनके एक भाई थे जो कहानीकार थे, उनकी जिनेंद्र उनका नाम था। तो उनकी जो शादी थी 10-12 साल की उम्र में हो गई थी, और उनकी जो पत्नी थी वो बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ की थी, 1-2 साल बड़ी थी। माना यह जाता है कि इन दोनों को प्रेम हो गया था, जो उस जमाने में बहुत बुरा माना जाता था। तो इस कारण से उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी इनकी भाभी ने। तो बहुत सारी चीजें हैं। और एक चीज हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानते हैं कि इन्होंने जनगण मन लिखा। लेकिन ज्यादातर लोगों को यही पता है कि इन्होंने सिर्फ हमारे
देश के लिए राष्ट्रगान लिखा, लेकिन इन्होंने बांग्ला के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी राष्ट्रगान लिखा। प्रथम कवि हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा, वो हमार सोनार बांग्लादेश। तो इस तरह से ये उनका जो बांग्लादेश के लिए समर्पण था वो भी। और मौलिकतः ये बांग्ला के कवि थे, लेकिन इनकी जो रचनाएं, जो गीतांजलि पुस्तक है, मतलब ज्यादातर भाषाओं में प्रकाशित हुई है। ज्यादातर कोई भाषा ऐसी नहीं बची जिसमें गीतांजलि को प्रकाशित नहीं किया गया था। और इनकी गीतांजलि पुस्तक से ही मैंने 2 रचनाएं छांटी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो गीतांजलि में ये इनकी टोटल कविताएं हैं 153, जिसमें ये पहली कविता है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी गाथा नत कर दो तुम, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जो जितना मुझे समझ में आया है, मेरी गाथा नत कर दो तुम अपनी चरण धूली तल में, मेरी गाथा नत कर दो तुम अपनी चरण धूली तल में, मेरा सारा अहंकार दो, मेरा सारा अहंकार दो डुबा चक्षुओं के जल में, डुबा चक्षुओं के जल में। गौरव मंडित होने में नित, हम सब यही करते हैं, गौरव मंडित होने के नित मैंने निज अपमान किया, गौरव मंडित होने में नित मैंने निज अपमान किया, घिरा रहा अपने में केवल, घिरा रहा अपने में केवल, मैं तो अविरल पल पल, मैं तो अविरल पल पल, मेरा सारा अहंकार दो डुबा चक्षुओं के जल में। तो ये इनकी प्रथम कविता जो गीतांजलि से मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे तो सारी कविताएं इतनी अच्छी हैं कि हम अगर एक के बाद एक पढ़ते जाए, सुनाते जाए, तो वो भी कम पड़ जाएंगी। दूसरी इनकी है, फिर इनके बाद कि ये बताया गया कि साहित्य में इनका जितना योगदान कहा जाए उतना कम है। इनको आधुनिक शिक्षा प्रणाली बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश राज था और हम लोगों को जबरदस्ती वही पढ़ाया जा रहा था जो हमसे वो लोग पढ़वाना चाहते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। तो शांति निकेतन में सर्वप्रथम इनके पास सिर्फ 5 छात्र थे, जिसमें इनका एक पुत्र भी पढ़ता था। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को उस विद्यालय में नहीं लेकर के जाएंगे, तो हम दूसरे के बच्चों को कैसे हम कह सकते हैं कि आप यहाँ आइए। हम रोज लोगों को शिक्षा देते हैं कि सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते आप, सरकारी स्कूल में, क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है? प्राइवेट स्कूलों से अच्छी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई है। वहां इतने टेस्ट दे करके टीचर जाते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि वहां फ्री में शिक्षा मिल रही है, इसलिए शिक्षा अच्छी नहीं है। ये सभी का मानना है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और दूसरे बच्चों को कहते हैं तुम सरकारी स्कूल में आओ। तो इसी तरह से तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये मानना था कि शिक्षा को खुली हवा मिलनी चाहिए। तो शांति निकेतन में उन्होंने खुली जगह पर वो विद्यालय खोला, जिसमें आज 5 से 6 हजार छात्र पढ़ते हैं, एक यूनिवर्सिटी है। तो है ना, तो इस तरह से जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो आधुनिक क्या बोलते हैं उसको, आधुनिक शिक्षा के विरोधी भी माने जाते हैं उस टाइम के, क्योंकि उस टाइम जो हालात हमारे देश के थे ये परतंत्र थे और ये स्वतंत्र होना चाहते थे। तो इन्होंने बहुत कुछ स्वतंत्रता के लिए लिखा। और अब इनकी जो मैं दूसरी रचना पढ़ने जा रही हूँ, हालांकि मुझे बहुत बहुत कम ये समझ में आई, लेकिन मुझे अच्छी लगी। जी जी, ठीक है, तो मैं प्रस्तुत करती हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, गुरुदेव महाराज जी की दूसरी कविता। जी। रात अंधेरी घिर आई थी, रात अंधेरी घिर आई थी, काम खत्म हो गए सभी, रात अंधेरी घिर आई थी, काम समाप्त हो गए सभी, हमने सोचा अब कोई आज नहीं कोई आने वाला, हमने सोचा अब कोई आज नहीं कोई आने वाला है, द्वार सभी हो चुके बंद थे, द्वार सभी सब हो चुके बंद थे, रात भर के हेतु गांव के, पूरे गांव के द्वार बंद हो चुके थे, बाले थे 2 एक व्यक्ति पर, बोले थे पर 1-2 व्यक्ति पर, महाराज निश्चय आवेंगे, महाराज निश्चय आवेंगे। क्या बोले, हंसकर हमने कहा तभी था, हंसकर हमने कहा तभी था, नहीं नहीं कोई आवेगा,
हंसकर हमने कहा तभी था, नहीं नहीं कोई आवेगा, तभी हुई आवाज द्वार पर, हम सबको जो पड़ी सुनाई, हम वाह, सबको जो पड़ी सुनाई। तब हम भी बोले की हवा से, तब हम भी बोले की हवा से, संभव है कि आवाज हुई है, बोले थे दो एक व्यक्ति पर, भरसक हेतु पधारेंगे, अब भरसक हेतु पधारेंगे। ये बहुत आधी अभी कविता है, तो बहुत बड़ी कविता है, तो फिर कभी हम दोबारा से आएंगे तो बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल नहीं, प्रस्तुत करेंगे। बहुत अच्छा। देखिए आपने बड़ी अच्छी एक बात कही, जो हम लोग मुफ्त वाली बातें आजकल बहुत करते हैं ना, फ्री एजुकेशन, फ्री हर चीज पाने की, उसकी वास्तव में कोई वैल्यू नहीं रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आजकल की राजनीति क्या है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये फ्री वो फ्री, तो हमें कमाने की आदत कब पड़ेगी? मूल्यांकन अगर नहीं हो हमें सब, सकता है सही तरीके से है चीजों ना, का अगर मूल्यांकन मेरे को नहीं सब होगा। चीजें फ्री मिल रही हैं तो मैं क्यों क्यों कमाऊंगी? मैं तो सीट पे घर में बैठ के रहूंगी, सब कुछ फ्री, मुझे रोटी फ्री मिल रही, सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो मेरा हाथ पैर बिल्कुल बैठ नहीं जाएंगे। कह ये रही है, मेरी बात नहीं है, सबकी बात, फ्री तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। असल में हर चीज हाँ, के लिए आप जो कहते हैं कि गुरु ऋण जैसे होता था, गुरुओं को हम लोग देते थे, माता पिता का ऋण होता है, इसी प्रकार हर किसी का होता है, लेकिन हाँ, उसके हम ऋण होने ही नहीं चाहते हैं शायद। बिल्कुल हमें नहीं होने चाहते इतना हैं। हमें मुफ्तखोरी की शायद आदत सी पड़ गई है हर चीज अब की अब मिलने। अब दिल्ली की सरकार को ही ले लो, आप फ्री क्यों दे रहे हो? आप थोड़ा कम कर सकते हैं, उसका वजन जी, कम कर सकते हैं, आप हाँ, एजुकेशन फ्री करिए ना, जो आप करने की चीज एजुकेशन है वो फ्री नहीं करिए, करिए। आप अस्पतालों को फ्री करिए, आप हेल्थ को फ्री करिए ना, जिससे कि जी हर बंदा एजुकेटेड हो, हेल्दी हो। आप बिजली पानी फ्री करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? सही है बात। ना, जी मतलब उनकी अनपढ़ता को आप बढ़ाना चाह रहे हैं, उनकी जो जो हाँ कर्तव्य वो उन्हें करना था उसको आप खत्म करते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं यहाँ बड़ी दुखी होती हूँ कि जब ये सुनती हूँ ने हम तो बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी क्यों कर देंगे फ्री? क्यों कर देंगे? आप उन्हें कहिए कि आप इतना कमाओ कि आप इनका बिल दे सको, इतना उनको सबल रोजगार दे। बनाए उनको कि वो स्वयं कमा सके, हाँ, उनको उनके हाथ मजबूत करें पढ़ा है लिखा ना, के। जी बस। बहुत सही सुंदर बात कही आपने कि एजुकेशन पे अगर फ्री करें तो वो ज्यादा अच्छा वो हो। ज्यादा अच्छा होगा, हमारा जी बच्चा बच्चा पढ़ पाएगा और अच्छी एजुकेशन होनी जी जी चाहिए। जी जी बिल्कुल सही ठीक बात है, है। तो अब आगे चलते हैं, आप भी जी कुछ सुना दीजिए। नहीं नहीं, अभी तो हम आपसे आज सुनेंगे। चलिए, जी तो एक अभी क्या बोलते हैं, हिंदी दिवस भी आने वाला है सितंबर में, पखवाड़ा हमारा आता है, जी तो हिंदी की व्यथा को मैंने अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। जी 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 तो ये एक गीत है, हालांकि ठीक से बन नहीं पाया था, कहीं कहीं हो सकता है स्वर इधर उधर हो जाए, तो उसके नहीं लिए नहीं मैं पहले ही माफी चाहूंगी। नहीं तो, तो हिंदी के लिए एक मेरी व्यथा है, और ये वास्तव में, मैं अंग्रेजी अध्यापिका हूँ, पर प्रोफेशन है वो मेरा सेकंड जगह पर आता है, वो क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, वो वहां से मेरी रोजी रोटी चलती है। क्योंकि हिंदी की दशा इसलिए ऐसी है कि हिंदी कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है, हालांकि उन्हें हिंदी लिखना नहीं आता है, फिर भी सीबीएसई आईसीएसई बच्चों के 100 मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में आ जाते हैं। बिल्कुल जबकि क्या ये संभव था? आज भी संभव नहीं है, लेकिन बस 95 96 ऐसे लुटा रहे हैं मार्क्स के। बिल्कुल। हम लोगों के तो 50% 60% आ जाते थे, हम बल्लियों उछलते थे। नहीं शायद हम लोग ज्यादा उससे ज्यादा सीखे, शिक्षा हम का अर्थ समझा हमने, अगर हाँ हमें जी, नंबर कम आते थे तो हम उसको हाँ, शिक्षा का अर्थ समझते थे। हम अभी तो हिंदी वो चीज मीडियम नहीं। से हैं, जी लेकिन हम इंग्लिश मीडियम को बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं। जी क्या आज की शिक्षा ऐसी है जो अपने से अगली पिछली क्लास को भी पढ़ा सकें? कभी नहीं होगा, नहीं हो कितना इंटेलिजेंट बच्चा हो, हम उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये सब्जेक्ट ये बाद में पढ़ा पाएगा, हम्म क्योंकि वो सिर्फ रट रहा है और लिख रहा है, रट रहा बिल्कुल है। और हम लोग के टाइम पे ऐसी एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी। सही बात है। जी तो मेरा हिंदी को समर्पित एक गीत है, जी तो सुनिएगा। इरशाद। हिंदी प्यारा सा गीत है, हर भाषा की मन की मीत है, हर भाषा की मन की मीत है, सातों स्वर इसी से आए, सब गीतों की मन की मीत है, सब गीतों की मन की मीत है। हिंदी की महिमा है न्यारी, है भोली भाली हिंद दुलारी,
है भोली भाली हिंद दुलारी, गुलदस्ता है ये बोली का, है सबकी ये तो भगिनी प्यारी, है सबकी ये तो भगिनी प्यारी, सब पर ये उदारता दिखाए, आंगली को भी गले लगाए, आंगली को भी गले लगाए, तभी तो अब सारे मिलकर ही हिंदी को ही आंख दिखाएं, हिंदी को ही आंख दिखाएं। भारत से हिंदी लुप्त हो रही, माँ की बिंदी गुप्त हो रही, माँ की बिंदी गुप्त हो रही, कैसे कह दूं मैं हिंदुस्तानी, हिंदी ही है जब बेगानी, हिंदी ही है जब बेगानी, होश में आओ, होश में आओ हिंदुस्तानी, क्यों कर दी हिंदी बेगानी, क्यों कर दी हिंदी बेगानी, सच में तुम अनाथ हो जाओगे, मागर होगी यूं बेगानी, मागर होगी यूं बेगानी। अब लास्ट में इसमें बिल्कुल निचोड़ है इसका, जी हिंदी गर हो जाएगी गुम तो कहाँ रहोगे तुम और हम तो, बहुत कहाँ रहोगे तुम और हम तो, हिंदी को हक दिलाना होगा, राष्ट्र भाषा बनाना होगा, राष्ट्रीय भाषा बनाना होगा। बहुत जय हिंदी जय भारत। बहुत सुंदर। तो उसका हिंदी का दर्द आपने समझा, जो भाषा आजकल हाँ शुद्ध भाषा तो अब रही नहीं गई है, बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह अंग्रेजी रही हैं। बोलने हाँ भी अपने मतलब ऊपर अब आप ये समझते देखिए हैं। ना, हम एक हिंदी भाषी माहौल में रहते हैं, जी जी लेकिन हम क्या दिखाना चाहते हैं कि हम अंग्रेजी हमें बहुत अच्छे से आती है, हमारा स्टेटस सिंबल बन गया है। हाँ, बिल्कुल नहीं बिल्कुल बन गया सही। ना, जैसे ही चार पांच अरे हाउ आर यू ये वो करना शुरू कर देते हैं, उनको ये भी नहीं लगता कि यहाँ पर हिंदी भाषी लोग हैं, तो हम इनके साथ क्यों, हमको हिंदी नहीं आती है, सामने वाले को हिंदी नहीं आती। वैसे तो हमारी भाषा पर इतना पकड़ होना चाहिए कि अगर हमारे सामने अंग्रेज भी आए तो हम हिंदी में बात करें। नहीं देखिए, तो हर हर दूसरा कंट्रीज जो हैं, जितने भी विदेशियों को देखिए, वो सदैव अपनी भाषा में ही बात करते हैं, हाँ चाहे वो रूस जैसे रशिया हो, कंट्री चाहे है, चाइना हो, चाहे जापान हो, कहीं भी हो, तो सब अपनी भाषा हाँ में ही बोलते हैं। अब रूस जैसे कंट्री है, वहाँ अपनी उन्हीं की लैंग्वेज चलती है। पहले यहाँ से लोग पढ़ने भी जाते हैं तो एक साल उनको उनकी लैंग्वेज पढ़नी सीखनी पड़ेगी, पड़ती है, बिल्कुल सही वो बात। सीखनी पड़ेगी, वो उनके उसमें लगेगा ही नहीं एजुकेशन में, उनको पढ़नी ही है उनकी भाषा। हाँ बिल्कुल और सही। हमारे यहाँ तो स्कूलों में इतने बुरे हाल हैं कि ना वो बच्चे हिंदी के रहे हैं ना वो इंग्लिश के रहे हैं, बिल्कुल। है ना। इंग्लिश सीखना बुरी बात नहीं है, कोई भी भाषा सीखना बुरी बात नहीं है, पर मैंडेटरी हमारी हिंदी होनी चाहिए, मातृभाषा या तो हमारी मातृभाषा होनी चाहिए, जो हमारी मातृभाषा, जो प्रांत की जी, पकड़ तो होनी है ना, चाहिए कम से कम मातृभाषा पकड़ तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पकड़ भी क्या, ई की मात्रा की जगह इतना शर्म आती है बच्चों की, हिंदी भी पढ़ते हुए इंग्लिश भी पढ़ते हुए, दोनों में नहीं रह गए ना बच्चे, अब तो हमारे बच्चे बिल्कुल बेकार हो गए। चलिए, कुछ आपने उस तो पर हाइकू जरूर लिखा होगा, मुझे लगता है। हाँ लिखे हैं। अभी तो मैं दो हाइकू, एक मैं गुरु के ऊपर सुनाना चाहूंगी और एक माँ शारदे के ऊपर। जी जी। तो हाइकू का पहले मैं छोटा सा परिचय दे दूं। हाइकू 17 वर्ण की एक कविता है, जिसमें 5 वर्ण, 7 वर्ण और 5 वर्ण ऐसे होते हैं, अच्छा। 5 7 5। तो ये 17 वर्ण के ऐसे ऐसी कविता होती है कि आपको पूरे उस चीज का अवलोकन करा देती है। इसमें प्रकृति का वर्णन होना चाहिए, इसमें बिंब होना चाहिए। अब जैसे मैं माता शारदे का एक हाइकू आपके सामने समर्पित करती हूँ, जी जी। आपको अच्छा। खुद ही समझ आ जाएगा। जी। माता शारदे, माता शारदे गुरुमा ब्रह्मांड की,
गुरु माँ ब्रह्मांड ब्रह्मांड की की बांटती ज्ञान। तो माता शारदे के बिना हम इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज हमारी नहीं। स्वर भी माता शारदे की देन तो। जी दूसरा मैंने गुरु को समर्पित किया है, जो हिंदुस्तान को समर्पित है। जी ये हिंदुस्तान ज्ञान का है भंडार। ये हिंदुस्तान ज्ञान का है भंडार। जगत गुरु माना जाता था पहले, जगत गुरु। वैसे आज भी जगत गुरु है, आज भी सबसे ऊपर है, ज्ञान का भंडार है, लेकिन पहले वाली बात नहीं है, जी। है ना। इसमें और एक, ये 17 वर्ण का होता है हाइकू। हाँ जी, हाँ जी, और इसमें आधे वर्ण नहीं गिने जाते हैं। आधे वर्ण नहीं गिने हाँ जाते। जी, ये बहुत वार्णिक छंद है। जी, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी। मैं बहुत ये, दिन से जानना चाह रही थी कि हाइकू असल में है क्या। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, ये वार्णिक छंद है। और 17, अब देखिएगा, मैंने माता शारदे का वर्णन किया है सिर्फ 17 वर्णों में। हाँ आप पूरी कविता इसके ऊपर लिख दो, कई बार एक हाइकू बनाने में पूरा पूरा दिन निकल जाता है, हाँ हाँ। शब्द नहीं मिलते कि क्या लिखें क्या नहीं लिखे। बिल्कुल एक बिल्कुल। मेरा चांद पर एक हाइकू है। जी जी हाँ, चांद दुल्हन, चांद दुल्हन, इसमें जी आधा वर्ण है वो नहीं जुड़ेगा। जी जी। चांद दुल्हन तारे बने बराती, यह तारे प्रकृति का वर्णन है। जी। तारे बने बराती नाचे चांदनी, ये वाह, पूर्णिमा की रात का वर्णन है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। तो फिर से पढ़िए इसको, ये वाला फिर से पढ़िए, बहुत सुंदर आपका ये। चांद दुल्हन, जी चांद दुल्हन तारे बने बराती, तारे बने बराती नाचे चांदनी। वाह। तो इसमें बिंब है, हम तुकांत भी ले सकते हैं और तुकांत हाइकू भी होते हैं। ऐसा जी नहीं है कि हम खाली तुकांत, तुकांत लग जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिंब और प्रकृति वर्णन बहुत जरूरी है। जरूरी हो तो बहुत हाँ बहुत जी, बहुत बड़ी जानकारी दी आपने। हाँ जी जी। जी तो चलिए, तो फिर आगे चलते हैं। जी और एक मैंने एक किन्नर से मिली थी मैं। जी तो हम लोग सोचते हैं बस ये ताली बजाते हैं, गाते बजाते हैं, जब इनका आप दर्द सुनोगे ना तो आपके गूज बम्प आ जाएंगे। तो मैं एक किन्नर से मिली थी, और उसके किन्नर के दर्द को मैंने अपने शब्दों में समेटने की कोशिश की है। जी ये काव्य अश्व में मेरा ये आया था, काव्य अश्व हमारे काव्य अंचल से जी काव्य अश्व निकला था, तो इसमें ये मेरी रचना प्रकाशित जी हुई है। जी जी जी। तो जरूर। किन्नर अपनी व्यथा किस तरह से कहता है, और उसकी इस मतलब प्रारंभ से लेकर के उसके अंत तक का मैंने वर्णन इन 4 पैराग्राफ में चौपाइयों के जरिए कहने की कोशिश की है। जी जी जी। तो इरशाद प्रस्तुत करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। मैं अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ो, ठीक नहीं लग नहीं, रहा है बहुत आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत जानकारी मिल रही है। देखिए, हाँ, ये आप ऐसी चीजें बता रही हैं जो हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होंगी, मुझे भी नहीं पता था हम्म, कि इतनी तो तरीके से बांध के कविताओं को लिख रहे हैं। हम लोग तो सब कविता लिखने वाले हो गए ना। नहीं, कविता नहीं, नहीं आप नहीं, हम स्वतंत्र लोग जो, कविता लिखते जी, हैं। हम आप लोग स्वतंत्र लिखते स्वतंत्र हैं। लिखते हैं, हाँ, बंद के नहीं आप लिखते। जी हाँ, हाँ, आप निराला जी भी राजी तो वाला। स्वतंत्र लिखते थे, उनको समकालीन समकालीन में तो उनको कभी नहीं माना गया, जी जी जी। है ना। और हाँ, स्वतंत्र में जितने भाव आप निकाल पाते हो, कई बार छंदों में नहीं आ नहीं पाते। निकल स्वतंत्र मैं सकते। भी बहुत लिखती जी, हूँ। बंदिश हो जाती है ना उसमें, इतना बंदिश हो बंद के जाती आपको है। लिखना पड़ता है। जी, लेकिन जब आप लिखने लग जाते हो तो ऑटो आपके स्वतः भाव निकलते हैं सदा फिर भाव से। छंदों में भी। जी जी तो ये जो मैंने कविता पहले स्वतंत्र लिखी थी, जी स्वतंत्र, फिर उसके बाद मैंने इसको चौपाइयों में बांधा है। जी। चलिए सुनाइए प्रस्तुत करती हूँ। जी किन्नर होना पाप नहीं है, जीवन ये अभिशाप नहीं, जीवन ये अभिशाप नहीं। माँ मत हो तो शर्म से पानी, दुनिया है ये आनी जानी, दुनिया है ये आनी जानी। किन्नर हूं तो क्या शर्माया, आखिर माँ हूँ तेरा जाया, हम्म। आखिर माँ हूँ तेरा जा। बाबा मैं हूँ तेरा प्यारा, क्यों ना देते मुझे सहारा, बहुत सही। क्यों न देते मुझे सहारा। अब देखिए, कोई भ्राति ना मित्र है मेरा, छाया जग में घोर
घोरी अंधेरा, छाया जगी में घोरी अंधेरा, मेरा तो सम्मान नहीं है, देखो तो भगवान नहीं है, देखो तो भगवान नहीं है। एक वेदना है, एक शिकायत किन्नर कर रहा है माँ से, भगवान से। जी। लास्ट में क्या बोलना चाह रहा है? मरने पर भी चैन कहाँ है, वो मन भावनी रैन कहाँ है, वो मन भावनी रैन कहाँ, पीट पीट कर ले जाया जाता, फिर भी मुझको सताया जाता, फिर भी मुझको सताया जाता। आपको शायद ही पता हो कि हाँ, इनको जब जब किन्नर मर जाते हैं तो इनको रात में ले जाया जाता है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ किन्नर ने ये कहा कि वो मन भावन रैन कहाँ है, इस इनको दिन में नहीं ले जाया जाता, और पीछे फिर इनको पीटते भी हैं कि दोबारा तुमको ये जीवन नहीं मिलना चाहिए। ओहो, तो ये एक किन्नर का दर्द है, बल्कि मैं और वाह, शोक कर रही हूँ। वाह, तो वाकई आंख में आंसू आ गए। बहुत ही मतलब सुन के तकलीफ हो रही कि क्या जीवन, मतलब हमारे अपने ही सब घर के बच्चों को किस तरह से कष्ट झेलने पड़ते हैं। कष्ट झेलना पड़ता है। बहुत हमारे जो माँ बाप भी हैं वो भी मजबूर हो जाते हैं। मजबूर हो मैं जाते ये नहीं कहती कि वो लोग प्यार नहीं करते, लेकिन हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। नहीं पड़ते बहुत। अगर आपका बच्चा ऐसा हो जाता है तो आप उसे क्यों फेंक देते हो, क्यों नहीं उसको पालते हो? अब तो खैर हमारी गवर्नमेंट ने उनको अब सहारा एक दिया है, अलग से दर्जा दे दिया है, वो बिल्कुल। हर जगह जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, लेकिन समाज में अभी तक उनको वो समाज में दर्जा नहीं मिला है, और नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस सदी में मिलने वाला है। बहुत गहराई से आपने दर्द को पेश करा है कि मेरे खुद वाकई में जो आपने कहा था गूज बम्स आ गए मुझे सुन के इतनी सी बात। हाँ, तो बहुत ही सुंदर। तो समझिए, मैं हम आपसे वो आपके वो पिरामिड वर्ण का भी एक जरा सा सुनना चाहेंगी कि आप किस तरह से हाँ, हाँ। लिए। पिरामिड वर्ड में क्या होता है मैम, कि उसमें आप एक वर्ण से शुरू करते हैं, जी। एक वर्ण से शुरू करते, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर अच्छा। पांच, फिर ओके। छह, फिर सात। ओके। आपको पिरामिड हाँ, बनाना है। हाँ, मैं वो अच्छा यूं बना रहे हैं आप। हाँ, ठीक है, मैं अभी इसमें हाँ, जाती हूँ तो जी। मुझे थोड़ा सा देखना हाँ, पड़ेगा, एक है उदाहरण ना? जरूर सुनना चाहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगी। तो अभी मैं फिर एक स्त्री पे अभी मैं रचना अपनी सुना देती हूँ। जी। ठीक है, तो एक छोटी सी रचना है, तब तक मैं देखती हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है, काफी दिनों से सुनाया भी नहीं। हाँ, नहीं आपने लिखा था तो अपने परिचय में तो हाँ, मुझे बड़े उत्सुकता हुई है जानने की कि ये क्या चीज होती है। हाँ। एक मेरी एक मुंह पेली बेटी है, मैंने पुरुष पे भी लिखा है, पुरुष पे तो लिख करके सारे पुरुषों ने ताली बजा दी थी उसकी। जी, जी, कि पुरुषों पे कोई नहीं लिखता है और आपने पुरुषों पे लिख दिया है। जी। मैंने कहा जो चीजें हैं वो तो है ही हैं। हाँ, हाँ, चलो मिल गया। मिल गया जी। आ, अरे ये तो डमरू मिला है, एक डमरू विधा भी है। अच्छा, डमरू भी हाँ, विधा है। हाँ, हाँ जी, वो 7 वर्ण से शुरू होता है, फिर एक वर्ण जब बीच में आ जाता है तो फिर उसमें हाँ, 7 फिर चीजें तक सात आते पे हैं। गया जी। हाँ, जी। तो वो एक डमरू की हाँ, समझ जगह गए, ले वाह, लेता है। हाँ, डमरू के वो आ जाता है। हाँ जी। तो बड़ी नई चीजें बन गई तो मतलब सब नई नई चीजें विधाएं आ गई। ये, हाँ जी लेखा जी, ये है वो क्या बोलते हैं, आपको जापानी विधा है बेसिकली, अच्छा, लेकिन आजकल हिंदुस्तान में ये बहुत उड़ प्रचलित हो रही है, रही ये है, कह मुझे सकते यही लग हैं। रहा है हाँ जी। क्योंकि हम लोगों ने अपने समय में इन सब चीजों का कोई रसास्वादन हम्म। नहीं करा। हाँ, अब हम। देखिए फेसबुक किसी के लिए बहुत बुरा है, किसी के हाँ लिए बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, जी, क्योंकि मैंने जो लिखा है फेसबुक के जरिए ही लिखा जी, है कि नहीं? और अभी वर्ण पिरामिड भी मिल गया है, पहले मैं आपको उसी से जी, अवगत जी, करा देती हूँ। जरूर। हाँ तो ये जो वन पिरामिड है, ये हमारे शरीर के ऊपर है, जी, कि हमारी जो शरीर है वो क्या है। इसमें आप अगर आराम से धीरे से स्वाद लेकर के इसको सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जी, जी, है है देह, है देह दीपक, है देह दीपक, सांसें बाती, सांसें बाती, कर्म का तेल, कर्म का तेल, जी। जलाए इंसान, हम्म। जलाए इंसान, ईश दे परिणाम।
तो हमने वहां 1 से शुरू किया, उसको 7 पर खत्म किया। फिर से मैं सुनाती हूँ। जी जी जी। है देह, जो हमारा शरीर है देह दीपक, सांसें बाती, कर्म का तेल, जलाए इंसान, ईश दे परिणाम। बहुत सही, सुंदर। मतलब ये 7 वर्ण तक जाता है। हाँ, 7 वर्ण तक 1 से जाता है 7 ये। वर्ण तक गया। बहुत हाँ सुंदर। जी। बहुत तो बहुत। हमारी देह को एक दीपक जी बताया जी है इसमें। जी। इसमें हर पंक्ति स्वतंत्र होती है, हाँ, लेकिन हर पंक्ति का अर्थ होता अर्थ अर्थ जुड़ा होना चाहिए। पंक्ति है। हाँ स्वतंत्र है, लेकिन 1 से हाँ 7 वर्ण तक लिखा हाँ, गया। मतलब जहाँ हमने आपने स्टार्ट किया तो 7वीं पंक्ति में वो उसका परिणाम आना चाहिए। परिणाम आ जाना चाहिए। हाँ बहुत जी। बहुत ही और सुंदर। ऐसी हाइकू में है कि हम कहने को ये 17 वर्ण है, लेकिन 17 वर्ण में आपका तुकांत हो, स्वतंत्र पंक्तियां चाहिए। हाँ, आपने जो 5 वर्ण लिखे हैं वो स्वतंत्र होंगे, ये नहीं कि आपने एक लाइन को बना दिया, लिख दिए 17 वर्ण, तो वो हाइकू नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। नहीं, बहुत बहुत सी हाँ जानकारी हाँ। आपसे मुझे मिली है आज। आपसे मिलना आज बहुत मेरा सौभाग्य रहा, क्योंकि इन विधाओं अरे, के आपसे बारे में लेखा जी मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, बहुत अच्छा है ना। लगा। जी। तो तो इसमें, जी और जो ये हाइकू में एक और आता है, जब आप चित्र के ऊपर लिख देते हो, जी जैसे बारिश का वर्णन आप चित्र के ऊपर कर रहे हो, जी। 17 वर्णों में, वो हाइगा हो जाता है। हाई का होता है। जी। गा गा, गा से गमला, अच्छा, हाई हाइगा, हाई का। हाइगा, वो हाइगा हो जाता है। जी। बहुत सारी विधाएं, उनका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। नहीं, बहुत मुश्किल है। अम, और आज तो हम इसको समय के अभाव में इतना ही अ, रखेंगे, क्योंकि अ, जितनी आपने आज हमको जानकारी दी, इतना अ, दर्शक उसको समझे। समझ और जाए तो आशा वही। करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो हम्म, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, लगा। मुझे तो लेखा जी बस मैं क्या बोलूं, मन कर ही नहीं रहा है कि बिल्कुल, है ना, ऐसा लग रहा है कि बस घर की बात है, और अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और मैं नहीं, चाहती हूँ बिल्कुल। कि आपका चैनल दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करे, और हम बार बार आपके चैनल पर बिल्कुल आए, और कभी रूबरू होए आपके पास, बिल्कुल गाजियाबाद कुसुम आएंगे, जी। नहीं, है बिल्कुल ना। कुसुम जी, ऐसा भी समय आएगा और हम भी आपको दोबारा बुलाएंगे और विधाओं की जानकारी लेने के लिए। लेकिन जी अगर जी, जी, आज के लिए हम यहीं पर इसको समाप्त बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल आपका बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और आप भी कोशिश करिए ये पिरामिड और हाइकू लिखने की, क्योंकि ये एक नई विधाएं हैं जो आज हमने सुनी है कुसुम जी के मुंह से। तो आप सभी का और कुसुम जी का बहुत बहुत फिर से दर्शकों जो आप, आभार और धन्यवाद। दर्शकों मेरी तरफ से भी आपको प्रणाम, आभार। लेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप, शुक्रिया।